दोस्तों नमस्कार। वीडियो जो है वो एक दिन लेट हो गई है, मैं जानता हूँ, और इसके लिए मैं एकदम क्षमा चाहता हूँ आपसे। कुछ कारण की वजह से मैं वीडियो को जो है कल शुक्रवार के दिन अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन ये वीडियो जो है आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं जो अपना नया टॉपिक है, जो एक्चुअल में है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं। अब सर, बुद्धि के भी सिद्धांत होते हैं, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, खास करके वो व्यक्ति जो केवल और केवल हॉस्टल वार्डन के बाल मनोविज्ञान सेक्शन को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा नया है। आपने पिछले क्लास में ऑलरेडी बहुत डाटा दिया है, और उस डाटा के बाद फिर ये डाटा, तो यकीन मानिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अगले वीडियो में आएगा, जो कि है मेरा एक्चुअल में कि बुद्धि की मापनी, यानी इनके मेजरमेंट कैसे होता है। अब बुद्धि के बहुत सारे टेस्ट, उसको आप देखोगे ना तो लगेगा कि यार सर सच में बहुत ज्यादा डाटा हो रहा है। बट यकीन मानिए मैं अपनी तरफ से बहुत कंसाइज करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, और इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो यार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरीके थे देखने के कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर एक प्रकार को समझा पाऊं। इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप सबसे पहले तो यार उनका नाम याद रखना कि यार किसने क्या दिया है। मतलब सबसे पहले तो उनकी जो भी थ्योरीज है ना, वो आपको याद होना चाहिए। थ्योरीज के नेम याद होने चाहिए, और उनके प्रोपाउंडर। सर प्रोपाउंडर मतलब भैया प्रतिपादक, जिसने उस थ्योरी को निकाला है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बस इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, बहुत इजी इजी थ्योरी है। आप मेरे साथ चलते बनिए और देखिए, फिर ये फटाक से हो जाएगा। पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक, अगर इंग्लिश में इसको बोलना होगा तो इंग्लिश में है सर ये यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर क्यों सर? वन फैक्टर क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड बीने आप जान रहे हो, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा भी था आईक्यू वाले चैप्टर में, 1905 में मानसिक आयु का संप्रत्यय, वही अल्फ्रेड बीने। 1911 में इन्होंने बोला कि यार मेरे हिसाब से जो बुद्धि होती है ना, वो और कुछ नहीं होती है सर, वो एक निश्चित प्रकार की एक सीमा के अंदर बंधी हुई एक प्रकार का क्या है, तो और कुछ नहीं, अखंडात्मक चीज है। मतलब क्या है सर? उसको ना मैं तोड़ नहीं सकता। और हर एक व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि होती है। यदि वो किसी एक निश्चित काम को सही से कर सकता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि अच्छी है और वो हर एक काम को अच्छा कर सकता है। आज के समय में सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो डायग्राम मैंने बना के दिया ना आप लोगों को, या फिर ये छोटा सा रखा है मैंने, ये इसीलिए है क्योंकि इनका मानना था कि यार किसी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, उसका बुद्धि एक ही है, उसका बुद्धि यदि अच्छा है, मतलब या तो अच्छा या तो बुरा या मध्य में या कहीं पर भी हो, तो वो सामान्य जीवन भर वैसे ही रहेगा। लेकिन याद रखना, ये जो चीज है इसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो परिवर्तनशील है यार। ऐसा जरूरी थोड़ी है यार कि व्यक्ति का जो आईक्यू है बढ़ता नहीं है। हो सकता है बचपन में आईक्यू कम रहे, लेकिन व्यक्ति मेहनत करके, परिवर्तनशील चीज है, प्रक्रियाशील चीज है, तो भैया बुद्धि बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसको तोड़ना कोई बहुत बड़ा बात था नहीं। बहुत सारी आलोचनाएं हुई। आलोचना ये कि आपने जो कहा कि इसकी मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन ये अखंडात्मक है, इसे ये अनब्रेकेबल है, इसे हम तोड़ नहीं सकते, इसकी कोई किसी प्रकार से मतलब बॉन्ड नहीं है इसमें। तो यार ये थोड़ा गलत हो गया। तो इसीलिए इस सिद्धांत को हमने क्या किया, हमने नकार दिया। और ये याद तो रखना पड़ेगा यार कि एक कारक सिद्धांत किसका दिया हुआ है, लेकिन याद रखना कि ये सिद्धांत उतना बेहतर नहीं हो पाया जो आगे के हम लोग सिद्धांत कुछ पढ़ने वाले, बड़े बड़े जो नाम बुद्धि के सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं, वैसा ये पॉपुलर नहीं हो पाया था। लेकिन ये याद रखना ही पड़ेगा। और इसका समर्थन भी क्या था? टर्मन याद होगा, टर्मन आपको अच्छे से याद होगा। टर्मन, विलियम स्टर्न जिसने आईक्यू का फॉर्मूला दिया, स्टर्न, ये साइमन, ये लोग आपको याद ही होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा सेकंड आया दो कारक सिद्धांत। अब हम एक से आगे बढ़े और हमने कहा कि सर जो हमारा बुद्धि होता है ना, वो उसमें दो टाइप है। वो हो गया बाई फैक्टर। बाई फैक्टर के अलावा क्या हो गया सर? वो हो गया टू फैक्टर। अब ये थोड़ा नया हो गया सर। अब वन फैक्टर का चलो ठीक है, हमने दो फैक्टर कहा। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, यहां पे शायद हिंदी में लिखा नहीं है, चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, अब चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा, ये लिखा हो तो हुआ है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा कि यार मेरे हिसाब से जो तुम कह रहे हो ना कि बुद्धि केवल एक और एक तरीका है, बुद्धि केवल और केवल एक खंड है, उसको मैं काटता हूं बिने साइमन जी का बिने जी का। मैं मानता हूं कि भैया बुद्धि जो है ना, उसके अंदर दो प्रकार की चीजें हैं, दो प्रकार के कारक है, दो प्रकार के फैक्टर है। तो हमने पूछा कौन कौन सा फैक्टर है, तो उन्होंने कहा एक तो मेरा स्पेसिफिक फैक्टर है और एक मेरा जनरल फैक्टर है। सर हिंदी मीडियम वालों को ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सर ये क्या है? मैं फिर समझा देता हूं क्या दिक्कत है। अरे जो स्पेसिफिक है उसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट कारक होगा और हर एक व्यक्ति के अंदर एक सामान्य कारक होगा। सर समझे नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। अरे सामान्य कारक का मतलब जो आपके दैनिक दिनचर्या में उपयोग की जाने वाली बुद्धि, खाना कैसे खाना है, नहाना कैसे है, इससे बात कैसे करना है, वहां कैसे करना है। विशिष्ट कारक मतलब आपको जो निश्चित काम करते हो, आपका जो प्रोफेशन होगा, या फिर आप किसी चीज को, जैसे आपको पेंटिंग अच्छी लगती होगी, तो भैया आपका एक विशिष्ट बुद्धि भी तो है ना, जो नॉर्मल सभी लोगों के पास नहीं है।
हर एक व्यक्ति अच्छा पेंटिंग करता है क्या? हर एक व्यक्ति जो है एक अच्छा वाचक होता है क्या? नहीं होता है ना यार। तो वही व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की बुद्धि रहेगी। सामान्य इसका मतलब वो जो दैनिक दिनचर्या में हम लोग एवरीडे लाइफ में अपनी यूज कर रहे हैं इंटेलिजेंस को, वो हमारा सामान्य हो गया। सेकंड विशिष्ट, जो किसी निश्चित कार्य को, किसी निश्चित वर्क को करने के लिए यूज हो रहा है, वो मेरा विशिष्ट बुद्धि। और ये बहुत अच्छा थ्योरी है, ऐसा होता ही है सर, हर व्यक्ति के साथ होता है। उसके बाद हम सभी ने इसका माना भी कि सर ऐसा होता है, और इन्होंने साफ मान लिया कि एक सामान्य मानसिक क्षमता को संदर्भित करता है फैक्टर के रूप में, जिसे जी फैक्टर। अच्छा, जी फैक्टर पूछेगा। अच्छा, ये पूछता है कई बार एग्जाम में कि सर ये जी फैक्टर क्या है और ये एस फैक्टर क्या है। हिंदी में पूछ देता है। अरे जी फैक्टर का मतलब चुपचाप याद रखना, जनरल है। एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक है। जनरल का मतलब क्या है? सर समान है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? सर मेरा विशिष्ट है। बस, इससे ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चार्ल्स पियरमैन का ये थ्योरी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चार्ल्स पियरमैन की इस थ्योरी में कोई बहुत कठिनाई आपको महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी ये क्लास इसलिए चलेगा क्योंकि यार बहुत सारे सिद्धांत है। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना तो वीडियो बेफालतू का लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने इस चीज को पूरा लिख भी दिया है, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि सामान्य बुद्धि से आप क्या कर सकते हो, और विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट क्षमता को संदर्भित कौन सा करेगा, तो विशिष्ट वाला बुद्धि करेगा। त्रिकारक सिद्धांत, एक तो हटा, दो हटा, तीसरा आ गया। त्रिकारक सिद्धांत को समझिएगा। इसको भी किसने दिया? तो इसको भी देने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स स्पियरमैन। वही चार्ल्स पियरमैन जो ऊपर में दिया। अब ये थोड़ा दिक्कत है सर, ये क्या है? ये हमें ऑलरेडी नया है, ये हमको नहीं जम रहा है सर। अरे ये कुछ नहीं है यार। देखो, इन्होंने क्या बोला कि यार तुमने कहा जो सामान्य है वो मेरा जी है, तुमने कहा क्या मेरा विशिष्ट है वो मेरा एस है। हमने कहा चलो सर ये भी ठीक है, आपने कुछ नया बता दिया सर कि ये सामान्य विशिष्ट है। इन्होंने कहा यार कि एक ना एरिया, एक जोन बनता है, वो जोन क्या है? तो उन्होंने कहा यार एक जोन ना ये बीच वाला जोन है। अब वो बीच वाला जोन मतलब सर, बीच वाला जोन का मतलब ये है यार कि ये जो जोन, जहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि सर यहां पर ना ये कुछ क्षेत्र मेरे को सामान्य वाला मिल रहा है और कुछ क्षेत्र मेरे को विशिष्ट वाला मिल रहा है। तो इस क्षेत्र को ना उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जी भी है और इस क्षेत्र में एस भी है। हमने कहा अच्छा हाँ, दिख तो रहा है यार कि ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, बीच में कॉमन एरिया है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर तीसरा कारक भी है। अब वो तीसरा कारक जो है वो मेरा क्या है? वो मेरा और कुछ नहीं है सर, वो मेरा सामान्य भी है, और वही जो कारक है वही मेरा क्या है? तो वही कारक मेरा विशिष्ट भी है। अब ये थोड़ा सा नया चीज आ गया था, तो इसको ना एक्चुअल में ये जो थ्योरी है ना बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई। सर्वाइव नहीं कर पाने का कारण यही है क्योंकि यार ये थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। अब यहां पर यही हुआ कि इस कारक का नाम क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि सर इस कारक का हम लोग नाम दे देंगे सामूहिक कारक। सामूहिक कारक नाम देंगे, इसका मतलब क्या है? सामूहिक कारक नाम देंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो कारक है ये दोनों प्रकार के कारकों को मिलाकर बना है, जी को भी और एस को भी। ये मेरा कौन सा कारक हो गया? त्रिकारक सिद्धांत। त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल, वो अलग सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग का थ्री सिद्धांत वो अलग है। ये जो है मैं केवल चार्ल्स पियरमैन का G+S वाला थ्योरी जो है, यानी कि जनरल प्लस स्पेसिफिक, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब चार्ल्स पियरमैन का दोनों थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा त्रितंत्री, इसको बोलते हैं स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी, इंग्लिश में ट्राइआर्किक थ्योरी। देने वाले व्यक्ति का नाम है क्या? स्टर्नबर्ग। ठीक है, इनके हिसाब से ना जो बुद्धि है ना उसके अंदर होता है एसीपी। एसीपी कौन? पुलिस वाला, वही समझ लो। याद करने के लिए क्या है, जो भी निमोनिक्स बने उसको याद कर लो यार। मान लो एसीपी है। अब सर ए क्या है? ए है भैया मेरा एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सी क्या है? सी है मेरा क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और पी क्या है? तो पी है मेरा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सर हिंदी में थोड़ा ना मतलब को बताए थे सर तो मजा आता यार। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, और दूसरा कौन सा? व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब कौन सा है? बिहेवियरल या फिर प्रैक्टिकल। और तीसरा मेरा विश्लेषणात्मक, यानी कि जो मेरा क्या है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तीनों को समझाता हूं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस या फिर आप उसे क्या बोलते हो? विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। ये हो सकता है ना कि आपकी एनालिटिक्स बहुत अच्छी हो। एनालिटिक्स अच्छी, इसका मतलब क्या है सर? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी है सर। आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं और बहुत सही सटीक सॉल्यूशन देते हैं सर। ये आपकी एनालिटिक्स अच्छी है। हो सकता है कि इनर एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे अनुभव को देखने के बाद आया हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर एनालिटिक्स अच्छी है, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी है सर। आप किसी भी समस्या का समाधान बहुत सटीक तरीके से खोज लेते हैं। इस प्रकार की बुद्धि को मैं क्या बोलूंगा? एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलूंगा। दूसरा है क्रिएटिव, रचनात्मक। देखने वालों के लिए हो सकता है कि वो फेंका हुआ पड़ा हुआ कचड़ा है, कलाकार के लिए उसी कचड़े में वो ऐसा कुछ बना देगा ना कि आपको यकीन नहीं होगा
कि सर ये इसी कचड़े से बना है, हाँ ये जो तुमने प्लास्टिक की बॉटल और ये जो तुमने कचड़ा फेंका था ना, मैंने उसी से ये शानदार चीज बना दिया है। तो ये क्या है, ये उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जहां पर उसे कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका माइंड, उसका इंटेलिजेंस, उसका जो बुद्धि है वो इस तरीके से काम करता है कि उसमें से मैं कैसे क्रिएटिविटी ढूंढ लेता हूं। तीसरा जो है वो मेरा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, और ये सबसे आसान प्रकार का बुद्धि है। कैसे आसान प्रकार का बुद्धि है? अरे इसमें कोई बहुत मेहनत करना ही नहीं है। सामान्य जीवन जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते वही, मतलब रिश्तेदारों को अगर ये बोलना है भैया घर में चाह रहे हो कि ऐसे रिश्तेदार है जो पसंद नहीं है, तो उसको बोलना पड़ता है अरे शाम को तो हम लोग आज खुद बाहर जा रहे हैं, ऐसा करके, ताकि रिश्तेदार भी केवल चाय पिए और निकल जाए। ये आपका कौन सा बुद्धि है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल बुद्धि, जहां पर आपको नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करने वाली बुद्धि है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि इससे ये क्लियर हो गया होगा कि भैया स्टर्नबर्ग की क्या थिंकिंग थी। जबरदस्त आदमी था, उसने कहा एसीपी, एसीपी यानी पुलिस वाला, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वही वाला समझ लो, ठीक है भैया। ए से याद रख लेना एनालिटिकल, और सी से याद रख लेना क्या, क्रिएटिव, और पी से याद रख लेना क्या, प्रैक्टिकल। और तीनों में कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि बहुत हैवी भी चीज है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये स्टर्नबर्ग का हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं स्टर्नबर्ग में कोई दिक्कत अब नहीं आएगा। फिर आता थर्स्टन। जब थर्स्टन से पूछा गया ना कि भाई थर्स्टन जी आप बताइए आप बुद्धि क्या मानते हैं, थर्स्टन बोलते हैं यार मैं ना बुद्धि को मानता हूं ना कि बुद्धि जो है ना वो योग्यताओं है, योग्यताओं का समूह है। योग्यताओं का समूह, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा आई थिंक दैट द इंटेलिजेंस इज नथिंग बट अ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क। अरे सर हिंदी मीडियम वाले क्या क्या बोल दिए सर, क्या बोल दी? अरे हबड़ाने की जरूरत नहीं है भैया, ये कह रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं एबिलिटी है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है वो योग्यताओं का समूह है। सर मतलब एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होंगी तो इसका मतलब उसकी बुद्धि अच्छी है? अब मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन थर्स्टन जी लगभग ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि होती है उसमें बहुत सारी योग्यताओं का मिश्रण होता है, और उन सभी को मिलाकर ही उस व्यक्ति को जो बुद्धि है वो निर्माण होती है, ठीक है। इस थ्योरी में उन्होंने साफ कह दिया कि यार कुछ मानसिक क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक, जिसे मैं प्राइमरी कॉमन फैक्टर, उन सभी मानसिक क्षमताओं का एक सूत्र में बांधे रखता है तथा एक जैसी मानसिक क्रियाओं को दूसरी मानसिक क्रिया से भिन्न रखता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण, नाम सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके 7 प्राथमिक कारक निकाला। तो इन्होंने 7 प्रकार की योग्यताओं, एबिलिटीज की बात की है, कैपेबिलिटीज की नहीं, एबिलिटीज की बात की है, 7 प्रकार की एबिलिटीज की, जिसको मिला के इन्होंने क्या कहा कि यही बुद्धि है, यही मेरा क्या है, हर एक प्रकार से इंटेलिजेंस, ठीक है। कौन कौन से 7 प्रकार है? पहला है शाब्दिक योग्यता। अच्छा सर शाब्दिक योग्यता ये थोड़ा नया है सर, शाब्दिक योग्यता क्या है? अरे शाब्दिक योग्यता इसका मतलब यार सीधी सी बात है यार, जो शब्दों में अच्छा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो शब्दों में अच्छा हो। कौन शब्दों में अच्छा होता है? बहुत से लोग अच्छे हो सकते हैं सर, कोई लेखक हो सकता है, हम जबरदस्त शब्द चयन करता है सर। कई कई लोगों का, जैसे हम लोग क्या है ना, जैसे हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, है ना, लगभग जो मेरी ऑडियंस जो वीडियो देख रही होगी ना हिंदी भाषी लोग हैं, उर्दू में 4 लाइन देख लोगे ना तुम दिल खुश हो जाता है, भले कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है, लेकिन देख के दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने और देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही शाब्दिक योग्यता, कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से लिखता है, उसकी एबिलिटी, उसकी बुद्धि इस प्रकार से काम करती है कि शब्दों का अच्छा चयन करता है, तो यार उसके अंदर शाब्दिक योग्यता है। सेकंड है संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। कई बार खास करके जो व्यापम वाली तैयारी है ना, उसमें मैथ्स का बहुत समस्या है, मैथ्स नहीं बन रहा है, मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रही है सर। क्यों? गणित ही नहीं बन रहा है, 25 नंबर गणित आ रहा है सर, गणित कैसे करें? अब कई लोग होंगे ना जो बचपन से एकदम शानदार गणित पढ़ा रहे हैं, एकदम मस्त मजेदार गणित पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है उनको देख के कि सर ये लोग ना एकदम जबरदस्त गणित पढ़ा रहे हैं सर, शुरू से एकदम मस्त बना रहे हैं बचपन से। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी बचपन से अच्छी है यार। हो सकता है वो बचपन से मतलब हेरिडिटी उनके खून में रहा होगा, हो सकता है कि यार उन्होंने मेहनत किया होगा, सीखा होगा, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि ये दोनों चीज परिवर्तनशील है बुद्धि जो है, तो हो सकता है दोनों तरीके से आया होगा। तो यार वर्बल एबिलिटी मतलब वो जो बोलने में अच्छे हों। सेकेंडली संख्यात्मक योग्यता वाले वो व्यक्ति हैं जिनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, जो गणना बहुत अच्छा करते हैं, कैलकुलेशन गणित अच्छा कर सकते हैं। अब गणित मैंने एग्जांपल लिया यार, गणना वाली हर एक चीज वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो मेरा है शब्द प्रवाह योग्यता, पूर्व के शब्दों से संबंधित या अलग शब्दों की रचना। अलग शब्दों की एक प्रकार से लेखक जैसा कहानी है, उसमें वर्बल था जो केवल और केवल एक प्रकार से मौखिक यानी कि वर्बल की बात कर रहा था। शब्द प्रवाह जो है ना, एक व्यक्ति कितने फ्लुएंसी से बोलता है, चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, 2.5 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू शब्द प्रवाहता में बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो वो क्या है, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, थर्स्टन के अकॉर्डिंग वो क्या है, शब्द प्रवाहता की है सर। यदि मैं यहां पर एक कंटिन्यूअस फ्लो में बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत वो प्रकार की एबिलिटी है ना, कि मेरे अंदर भी शब्द की प्रवाहता है, ठीक है। उसके बाद है वस्तु प्रेक्षण योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। मान लो आपको मैं खाली कमरे में लेके गया, अब बोला भाई यहां तो देख, तेरे को क्या समझ में आ रहा है,
तुम कहोगे सर खाली तो कमरा है, कुछ तो नहीं है, पंखा ना लाइट ना कुछ, क्या है? कोई एक अच्छा मैं इंटीरियर डिजाइनर को ले गया और उसको बोला यार रूम को देखो क्या समझ में आ रहा है। उसके दिमाग में ना खाली स्थान को देख के पूरा का पूरा आइडिया हो गया, यहाँ पे ये फर्नीचर वाला काम होगा, यहाँ ये फॉल सीलिंग वाला काम होगा, यहाँ पे ये काम होगा। वो जो आपका दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है ना, उसको फट से सोच के कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी है। यहां मैंने एग्जांपल दिया है ना, यहां पर आपको क्यूब में जमाना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये आएगा, इस जगह में स्पेस में ये आएगा, ये हम लोग करते हैं ना। तो वही जो चीज है, इसी प्रकार की बुद्धि को बोलूंगा क्या? स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, क्या बोलूंगा? स्पेशल एबिलिटी। अच्छा, हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया है वस्तु प्रेक्षण योग्यता। पांचवा है तार्किक रीजनिंग एबिलिटी। वो जो रीजनिंग हम बनाते हैं ना, वही प्रकार की रीजनिंग है। कई बार ये दैनिक जीवन में भी काम करने वाली रीजनिंग की बात करते हैं, जहां पर आपको तर्क संबंधी आपको योग्यता को दिखाना पड़ता है, एबिलिटी को दिखाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मेरा है स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। कई बार पुराना कोई दोस्त मिलता है, एकदम बोला अरे याद है 5वीं क्लास में हम लोग वहां गए थे, वहां से ये हो गए थे, आपको तो ये भी याद नहीं आ रहा कल रात तो क्या सब्जी खाया था। और 5वीं का बात कहां से याद रहेगा? क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेमोरी एबिलिटी नहीं है भैया। मजाक कर रहा हूं। मेमोरी एबिलिटी का मतलब भैया हर एक चीज पर निर्भर करती है, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो सही है। ठीक है, हर एक चीज पर निर्भर करती है कि आपके अंदर कितनी स्मृति रखने की योग्यता है। कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत सी स्मृति होती है, बहुत सी मेमोरी होती है, काफी चीजों को लंबे समय तक याद कर लेता है। भैया उसके अंदर कुछ नहीं है, मेमोरी एबिलिटी है। ठीक है, स्मृति योग्यता है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत का लास्ट वाला जो है, जो कि है परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया तुमको देता हूं। कोई छोटा बच्चा होगा ना तुम्हारे आसपास 6-7 साल का, उसको बुलाना, अगर वो स्कूल जाता होगा तो, स्कूल जाता होगा तो पहले बोलना स्कूल जाओ। स्कूल जाता होगा उसको बुलाना, बोलना अरे आज स्कूल में क्या हुआ, घटना घटित हुई होगी छुट्टी से जस्ट 10 मिनट पहले, उसके साथ कुछ भी जो बताने लायक होगा। लेकिन वो बताएगा पूरा स्टार्टिंग से मतलब स्कूल से गया, बस से उतरा, मॉर्निंग प्रेयर हुआ, उसके बाद ये क्लास हुआ, ये क्लास हुआ। वो जो घटना है उसको इतने विस्तृत तरीके से, इतने आराम से बता रहा है ना कि एक एक कहानी, क्योंकि उसको एक एक कहानी याद है। फिलहाल बच्चे के अंदर परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है, और ऐसे ही कई व्यक्तियों में होती है जो किसी भी घटना का विस्तृतीकरण बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है, उनके अंदर ऐसी योग्यता है कि वो इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थर्स्टन का जो 7 प्रकार का जो समूह कारक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से प्लीज देख लेना। ठीक है, उसके बाद थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, यार तुम लोग याद करने के लिए ना इसको अपना अपना निमोनिक्स बना लेना। NVSM वर्ड फ्लुएंसी है, ये रीजनिंग का है, और ये परसेप्चुअल स्पीड का है। तो यार तुम लोग अपने हिसाब से तुमको जैसा भी रखना है, जैसे कुछ भी लोगों का कुछ भी तरीका हो सकता है, नवोदय विद्यालय स्कूल में जो तुम लोग को बनेगा वैसा तुम लोग करते जाना, और याद करके रखे रहना कि 7 प्रकार कौन से। याद नहीं भी रहेगा तो बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन वालों के लिए बोल रहा हूं, उतना जरूरी नहीं है। शिक्षक भर्ती वालों के लिए जरूरी कि 7 याद रहे। हॉस्टल वार्डन वालों के लिए केवल और केवल याद रखना कि 7 प्रकार का समूह है, और 7 प्रकार में क्या क्या एबिलिटीज है, ये बस थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि है मेरा हार्वर्ड गार्डनर जी का। हार्वर्ड गार्डनर जी ने स्टार्टिंग में ना 7 प्रकार के, इनका एक बुक है, बुक का नाम है शायद लिखा होगा फ्रेम्स ऑफ माइंड। हाँ, फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक का नाम है, कि इन्होंने माना कि जो बुद्धि है ना उसके अलग अलग फ्रेम्स होते हैं सर। अच्छा, आप ही बता दो कितने प्रकार के फ्रेम्स। थर्स्टन जी से इंस्पायर्ड नहीं थे, बता रहा हूं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कहा 7, फिर ये व्यक्ति ने उसमें संशोधन किया और उसको कर दिया 8, फिर संशोधन करके इन्होंने क्या कर दिया, उसको 9 कर दिया। और ये व्यक्ति भी जिंदा है, कोई भरोसा नहीं 10 भी आ जाए। इससे पहले एग्जाम को निकालो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब जब इनसे पूछा गया कि उस आपने क्या माना बुद्धि को, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि के बहुत अलग अलग फ्रेम्स होते हैं सब। हर एक व्यक्ति के अंदर ना बहुबुद्धि होती है, बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। हर एक प्रकार की बुद्धि, उसमें से किसी एक प्रकार की बुद्धि में हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा हो, 1 या 2 प्रकार की बुद्धि में अच्छा हो, लेकिन उसके व्यक्ति के अंदर हर एक प्रकार की बुद्धि लगभग रहती है। हमने पूछा चले ठीक है यार, तो तुम बता दो कौन कौन से प्रकार की बुद्धि है। हमने कहा ठीक है यार, इनका हर जगह 8 बुद्धिमत्ताएं लिखी हुई हैं, लेकिन याद रखिएगा 9th भी है, जो कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। अभी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, अब जो पहला आया मेरा, वो है मेरा दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता मतलब विजुअल स्पेशियल। ऐसे लोग कौन, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वास्तुकार, कलाकार, अभियंता। कौन सी लोग, देखो दृश्य स्थानिक बुद्धि में मजबूत होते हैं, चीजों की कल्पना में अच्छे होते हैं। कौन से लोग, वही मिस्त्री वाला, वही ठेकेदार वाला, वही इंटीरियर डिजाइनर वाला। खाली स्थान को देखा नहीं कि उनके दिमाग में क्या गया, बहुत सारे अलग अलग आइडिया आ गए। सेकंड है भाषाई मौखिक। भाषाई मौखिक इसका मतलब, अरे ऐसे कोई व्यक्ति जिनका भाषा अच्छा हो, मौखिक बोलने का ढंग अच्छा हो, जैसे लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, वकील हो गया, उसको बोलना अच्छा नहीं आएगा तो वो जाकर बहस कैसे करेगा कि वाले भर्ती में ये वाला क्वेश्चन विलोपित हुआ, उसके बाद ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हुआ, कैसे करेगा। ठीक है, तीसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय मतलब वही रीजनिंग, मैथमेटिकल वाली बुद्धि। किसका अच्छा रहेगा, वैज्ञानिक का, गणितज्ञ का, प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है,
अरे अच्छा प्रोग्रामर तब कहलाओगे जब आईआईटी से पढ़ोगे। आईआईटी से पढ़ने के लिए तुमको पहले मैथ्स में अच्छा होना पड़ेगा। अब मैथ्स में अच्छा नहीं रहोगे तो कैसे होगा, इसीलिए प्रोग्रामर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरा कौन सा है, उसके बाद आ गया यार मेरा शारीरिक गतिक। ठीक है, शारीरिक गतिक इसको बोलते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक, इंग्लिश वाले बॉडी काइनेस्थेटिक। ऐसा कोई व्यक्ति जो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में अच्छी इंटेलिजेंस रखता हो, समझता हो बॉडी के पार्ट्स के कि कैसे उसका मूवमेंट कराना है, कैसे देखना है। जैसे डांसर, जैसे कोई जिम्नास्ट हो गया, जिम जाने वाला नहीं, जिम्नास्ट। और जैसे डॉक्टर जो हड्डियों का हो, ठीक है, जो एक्चुअल में शरीर का हो, ठीक है, शरीर शास्त्री हो, वो व्यक्ति जो है हमारे शरीर को सही समझ रहा है। इसका मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बॉडी पे काम करती है। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत सिंपल है यार। हो सकता है कि आपको बात केवल, जैसे कि वो व्यक्ति कौन है, वो जो छोटा छोटा बीट पे म्यूजिक बना देता है। एक व्यक्ति है ना यूट्यूब में जो छोटा छोटा बीट्स देखेगा और उस पर गाना बना देता है पूरा, है कि नहीं। वो रसोड़े पे कौन था वाला, उस पर पूरा गाना बन गया, वो फेमस हो गया। शायद यशराज मुखाटे नाम है क्या, ऐसा कुछ नाम है, और वो एकदम फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, है। ठीक है, फिर है पारस्परिक खुफिया, और एक और मिलेगा इसके नीचे आपको, अंतरा व्यक्तिगत। मैं इसमें ना दो टाइप का चीज, इन दोनों को समझाता हूं। उससे पहले ये दोनों को क्लियर करता हूं कि प्राकृतिक बुद्धि क्या होगा, अस्तित्वगत बुद्धि क्या होगा। अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता क्या होगा, कोई व्यक्ति होता है ना कि उससे बात करो आपका मूड खराब, अरे अगर ये वाला ऐसा है तो वो ऐसा क्यों नहीं है, अरे पहले पृथ्वी में अगर ये आया तो पहले वो कब आया होगा। हर एक चीज के अस्तित्व पे उस व्यक्ति को सवाल उठाना है। ऐसे व्यक्ति को जो हर एक चीज के अस्तित्व पे सवाल उठाए, उसको बोलना कि भैया तेरे अंदर ना अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस थोड़ा हावी है तेरे ऊपर। इस प्रकार का बुद्धि जहां पर वो हर एक चीज के होने की कल्पना के लिए करे, हर एक चीज के होने पर सवाल करे, उस प्रकार के व्यक्ति को मैं क्या बोलूंगा, अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। प्राकृतिक बुद्धि, नेचर से जिसका लगाव हो। फॉर एन एग्जाम्पल फार्मर, किसान, डेफिनेटली यार उसकी प्राकृतिक बुद्धि है। अगर वो किसान है ना तो वो हर एक जमीन के छोटे से टुकड़े में वो कितना उसको यूटिलाइज कर सकता है, कितना उसका सही से इस्तेमाल कर सकता है, वो उसके बारे में सोचेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा भैया कि पेड़ को काटा जाए, बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी प्राकृतिक बुद्धि है। माली जो एक प्रकार से गार्डन को सही अच्छे ढंग तरीके से रखना चाहता है, उसका क्या है, उसका भैया नेचर वाला जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो सही से काम करता है, प्राकृतिक बुद्धि। यहां पर अंतरा व्यक्तिगत बौद्धिकता और पारस्परिक खुफिया, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, बताने के लिए चलो कहां पे बताऊं, नहीं बताता हूं। दो टाइप को याद रखो, एक होता है मेरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है मेरा इंट्रापर्सनल। वो पारस्परिक खुफिया वाला ये है और इंट्रा जो है मेरा ये सेकंड वाला है। ठीक है, अंतरा व्यक्तिगत। जब इंट्रा का बात होगा तो इंट्रा में याद रखना, इंटर का मतलब अंदर होता है ना, याद रखना इंट्रा में मुझे क्या करना है, स्वयं के बुद्धि का अध्ययन, स्वयं की बुद्धि या विचारों का अध्ययन। और इंटर वाले में हमेशा याद रखना किसका, वो दूसरों का बात करेगा। किसका बात करेगा, हमेशा यहां वाले में हमेशा याद रखना कि यार जब भी वो इंट्रा बोलेगा तब वो सामने, इंटर बोलेगा, इंटर इंटर सामने वाले की बुद्धि की बात करेगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें तुमको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो मैं बता दे रहा हूं कि यार ये जो मेरा पारस्परिक वाला है ये मेरा इंटर वाला है, ये मेरा इंटर वाला है। जैसे एग्जांपल में मनोविज्ञानी, दार्शनिक और काउंसलर। इंटर वाले में याद है मैंने कहा दूसरों का। अब काउंसलर क्या करेगा, अपना बुद्धि का तो करेगा नहीं बातचीत, दूसरे की बुद्धि में देखना चाहेगा ना कि वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन में, एंजाइटी में सालों से क्यों है, तब तो वो काउंसलर है। सेकंड जो है मेरा अंतरा व्यक्तिगत, यानी कि इंटर की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन में चला गया, आत्मनिरीक्षण में चला गया, ठीक है, अंतर्निरीक्षण में चला गया, खुद को देखना चाह रहा है कि कैसे मेरा जो जीवन में व्यतीत हो रहा है। जैसे लेखक हो गया, विचारक हो गया, मनोवैज्ञानिक में, मनोवैज्ञानिक सामने वाले के लिए है, वैज्ञानिक जो है जो स्वयं के लिए सोचता हो, साधु हो गया जो घंटों घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। और ये हार्वर्ड गार्डनर का 9 फ्रेम्स ऑफ इंटेलिजेंस है जो उन्होंने अभी तक किया। और ये व्यक्ति जिंदा है, हो सकता है एक हाथ और आ जाए। ठीक है, उसके बाद है गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। गिलफोर्ड जो है ना, जेपी गिलफोर्ड जी, इनका नाम जो पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड है। और इनके अनुसार जो बुद्धि होती है ना सर, वो होता है 3 डायमेंशनल। सर ये 3 डायमेंशनल, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं बैठा हूं समझाने के लिए। 3 डायमेंशनल का मतलब है CO और P। कॉप एक तरफ ACP था, अभी कॉप आ गया, पुलिस का खेल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। बुद्धि का सिद्धांत का नाम है
त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी का मतलब समझते हो? त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल देखो मैंने 3 डायमेंशनल बनाए भी हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट है और ये जो है ये मेरा कंटेंट है और ये मेरा ऑपरेशन है। कॉप बना रहा हूं मैं। सी का मतलब मेरा क्या है? तो सी का मतलब मेरा कंटेंट है, ओ का मतलब मेरा ऑपरेशन है और पी का मतलब मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इनके अनुसार हर एक व्यक्ति के अंदर 3 बुद्धि के आयाम होते हैं। 3 बुद्धि के आयाम में क्या? पहला मैंने कहा सर, पहला जो है वो है मेरा कौन सा है? सी है। दूसरा मैंने कहा वो ओ है और तीसरा मैंने आयाम निकाला, वो मेरा क्या निकाला मैंने? पी का निकाला, ठीक है। ये मेरा पी वाला और इसके बाद ये मेरा कौन सा है? ये मेरा ओ वाला है, ये मेरा ओ वाला है और फिर भैया ये मेरा सी वाला है। और तो और थोड़ा सोचो, इसमें इन्होंने और क्या कहा मालूम? कंटेंट के अंदर 4 प्रकार की अलग क्रियाएं होती है, ऑपरेशन के अंदर 5 प्रकार की अलग क्रियाएं होती है और प्रोडक्ट के अंदर 6 प्रकार की अलग क्रियाएं होती हैं, ये उन्होंने कहा। तो जब पूछा गया कि टोटल कितना बुद्धि होता है तो कहा अरे कंटेंट में 4 है, ऑपरेशन में कितने 5 है और प्रोडक्ट में कितने 6 है, तो टोटल हो गया 120। ये स्टार्टिंग में, कुछ साल बाद संशोधन किया और बोला यार कंटेंट में भी ना 5 है, तब पता चला 150 है। और कहानी सुनो, कुछ साल बाद बोलते हैं यार कंटेंट के बाद उसमें 6 है, तब पता चला कि कुल मिला के इनके अनुसार 180 प्रकार की बुद्धि है। कितने डायमेंशन में है? तो 3 डायमेंशन में है, लेकिन 180 प्रकार की बुद्धि है, ये उन्होंने कहा। इतना सारा चीज में याद रखने लायक केवल और केवल यही चीज है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। बुद्धि का सिद्धांत का नाम है त्रिआयामी सिद्धांत। और अगर पूछ देगा तो ये पूछ देगा कि उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सीओपी। सीओपी का नाम पूछ देगा, कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। कंटेंट मतलब क्या है आपका? क्या होगा कंटेंट? मतलब मैंने यहां पर लिखा है क्या? देखो, सामग्री आयाम या फिर विषय वस्तु, आप लोग समझ लेना। ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं, और पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। और यहां से मैं बोल रहा हूं कि इतने ही थ्योरीज को पढ़ने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से इतना ही बुद्धि को पढ़िएगा। कई बार पूछता है कि थॉर्नडाइक की बुद्धि का नाम क्या है? अरे थॉर्नडाइक की बुद्धि का नाम भी बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक जो है ना, उनका भी बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है नहीं है। थॉर्नडाइक ने दे दिया था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं आ पाया। तो उनके अनुसार भी ऐसी व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार की बुद्धि होती है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। कई लोग बोलते हैं कैटल का बुद्धि का सिद्धांत है। यार मत पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, थोड़ा भरोसा मुझ पर दिखाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्लासेस है ये समझ में आ रही होगी। अगले क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे बुद्धियों का परीक्षण किया जाता है। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, फिर थैंक यू गाइस।